चलो ये क्वेश्चन देखो, लेट T be the set of all triangles in the Euclidean plane and let a relation R on T. T means all triangles. Relate A is congruent to B. A related to B means A is congruent to B. So दो triangle congruent होगा एक दूसरे से. Congruent मतलब equal sides are equal, corresponding sides are equal, corresponding angles are equal. तो अब देखो कि A रिलेटेड टू B, पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं. अच्छा, ये क्या दिया गया है? A रिलेटेड टू B, दैट इंप्लाइज A इज कॉन्ग्रुएंट टू B. अच्छा, अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव. अच्छा, A रिलेटेड टू A, इसका मतलब है कि दैट इंप्लाइज ए ट्रायंगल A is congruent to itself. Yes, it is true. Congruent to A, which is true. Which is true. Hence reflexive. Hence ये reflexive होगा. अब देखो सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक. अच्छा, सिमेट्रिक क्या बोलता है? इफ A रिलेटेड टू B, if A related to B, that implies A congruent to B. तो ऑब्वियसली B जो ट्रायंगल है वो congruent to A होगा. Congruent to A, that implies B related to A, that implies symmetry. अब देखो ट्रांजिटिव, if A related to B and B related to C, तो इसका मतलब क्या है? A related to B. A related to B मतलब A congruent to B, B related to C and B congruent to C. A B के साथ congruent है और B C के साथ congruent है. तो इसका मतलब क्या होगा? That implies A congruent to C. That implies transitive. क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा. अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, ए रिलेट कंसीडरिंग चिल्ड्रेन इन ए फैमिली, ए रिलेटेड टू बी सच दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी. ए इज ब्रदर ऑफ बी. तो देखो पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव को आर ई एफ लिखता हूं. ए रिलेटेड, अच्छा, ए रिलेटेड टू ए, दैट इंप्लाइज ए इज, स्टेटमेंट क्या होगा? ए इज ब्रदर ऑफ ए. क्या कोई अपने खुद का भाई हो सकता है? नहीं हो सकता. तो दैट विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू. हेंस नॉट रिफ्लेक्सिव. अच्छा देखो, यहां पर तो रिफ्लेक्सिव के दिया नहीं था, फिर भी मैंने चेक कर लिया, कोई बात नहीं. सिमेट्रिक, इफ ए रिलेटेड टू बी, इफ ए रिलेटेड टू बी, इसका मतलब क्या होगा? कि ए इज ब्रदर ऑफ बी. तो क्या बी ए का ब्रदर होगा? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. बी मान लो सिस्टर है, तो ए इज ब्रदर ऑफ बी, बट बी इज सिस्टर ऑफ ए. दैट इंप्लाइज बी मे नॉट बी ब्रदर ऑफ ए, may not be brother of A if B is a girl. That implies B not related to A. That implies not symmetric. अब देखो ट्रांजिटिव. अच्छा, A if A related to B, that implies A is, ऐसा क्वेश्चन
तुम जब स्कूल में होगे तो फोर्थ फिफ्थ में तुमने पढ़ा होगा ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ए इज ब्रदर ऑफ बी। अब बी क्या है, अगेन हमें दिखाना होगा एंड बी रिलेटेड टू सी, क्योंकि ट्रांजिटिव का रूल तो यही कहता है। दैट इंप्लाइज बी इज ब्रदर ऑफ सी। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए सी का क्या होगा, भाई ही होगा, चाहे ए लड़की हो या लड़का। ए क्या होगा, ये तो भाई ही होगा ना। दैट इंप्लाइज A is brother of C. That implies A related to C. So transitive. Transitive. अब देखो ये ट्रांजिटिव हुआ बट नॉट सिमेट्रिक, तो यही होगा तुम्हारा आंसर। ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। अच्छा, ए में क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। ए सेट में 1 2 3 है तुम्हारा। ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो कैसे कैलकुलेट करूं। पहला रिलेशन होगा मान लो R1, जो कि होगा तुम्हारा जो लोएस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन और लोएस्ट पॉसिबल इक्विवेलेंस और मिनिमम इक्विवेलेंस रिलेशन विद मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो है 1 1 2 2 3 3। ऐसा कि कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए क्या करो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस अब क्या होगा, ये पैटर्न में जाओ, सेकेंड रिलेशन होगा 1 1 2 2 3 3। ये तो डेफिनेटली होना चाहिए क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये आना ही चाहिए। तब क्या करो, एक एलिमेंट ऐड करो 1 2 और 2 1, क्योंकि 1 2 ऐड करेंगे तो 2 1 तो ऐड करना ही पड़ेगा, वरना ये सिमेट्रिक नहीं होगा और रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव के लिए 1 1 तो ऑलरेडी है ही। तो ये है मेरा लोएस्ट पॉसिबल अनदर इक्विवेलेंस रिलेशन, नॉट लोएस्ट पॉसिबल अनदर इक्विवेलेंस रिलेशन। अब थर्ड इक्विवेलेंस रिलेशन को कैसे लिखेंगे, 1 1 2 2 3 3। ये तो कंपल्सरली चाहे कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन हो इसको लिखना चाहिए, क्योंकि वरना ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब मान लो 1 3 और 3 1, 3 1 मैंने डाल दिया, तो ये भी एक पॉसिबल है। और अब देखो R4 और फोर्थ इक्विवेलेंस रिलेशन मान लो 1 1 2 2 3 3। अब क्या करो ना, एक 2 3 डाल दो और 3 2, ये भी हो जाएगा तुम्हारा इक्विवेलेंस। और एक होगा पॉसिबल R5, तो क्या करो ना, पूरा एक क्रॉस ए डाल दो। एक क्रॉस ए मतलब क्या होगा, 9 ऑर्डर पेयर्स, तो विच इज इक्वल टू मतलब जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल 1 1 से 3 3 तक, ये जो 9 ऑर्डर पेयर्स है ये पूरा क्या होगा, एक क्रॉस ए में रहेगा, और जो भी सारे रिलेशन है वो सबसेट होगा एक क्रॉस ए का, तो ये खुद भी एक इम्प्रॉपर सबसेट है R5। तो यही होगा तुम्हारा सबसे बड़ा इक्विवेलेंस रिलेशन, R1 है तुम्हारा सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन, और बीच का ये है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आंसर होगा 5। अच्छा, ये क्वेश्चन को देखो, ये तो अगर बोर्ड में आता है तो तुम्हें ऐसा ही करना होगा, यही है इसका प्रोसीड्योर। लेकिन हायर मैथमेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड एज सेट पार्टीशन ऑफ सेट्स, उसको लेकर भी हम डायरेक्टली नंबर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट हालांकि क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसके लिए एक टेक्निक है। मान लो कोई कॉम्पिटेटिव दे रहे हो तो इसके लिए एक टेक्निक है, उस टेक्निक से भी हम निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितना है। तो टेक्निक क्या है ना, मैं यहीं पे समझाता हूं। यहाँ पर ए सेट में कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। तो पहले क्या क्या करो, 3 एलिमेंट को ब्रेक करो। कैसे हम तीन को हम किस किस तरह से लिख सकते हैं, एक तो अकेला 3 लिख सकते हैं, एक है 2 + 1 और एक है 1 + 1 + 1। जब ये 1 + 1 + 1 आएगा इसके लिए 1 लिख लो, और जब ये मैक्सिमम 3 एलिमेंट आएगा इसके लिए 1 लिख लो, 3C3 जो कि 1। और यहां क्या करो, 2 आ रहा है तो क्या करो ना 3C2, क्योंकि टोटल है 3
टोटल से 2 चूज करो, जैसे कि कॉम्बिनेशन में तुमने पढ़ा होगा, और डिवाइडेड बाय क्या, जो यहां पर है, बाय 1। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 3C2, 3C2 का मतलब 3 प्लस ये 1 आएगा, तो टोटल है 5। तुम शायद बोले होगे कि सर ये 3 है इसीलिए आपने घुमा फिरा के समझा दिया। मैंने कहा ठीक है 4 ले लो। मान लो कोई भी एक सेट है ए जिसपे एलिमेंट है 4, तो ए बी सी डी। अब कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे, ये है 4, तो पहले तुम 4 को लिखो। 4 को हम कैसे लिखेंगे, 4, या तो फिर इसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं 2 + 2, या फिर हम लिख सकते हैं 3 + 1, या फिर हम लिख सकते हैं 2 + 1 + 1, और एक रहा लास्ट तरीका 1 + 1 + 1 + 1 + 1। ठीक है, अब ये पहला वाला इसमें 1 लिख लो, ये लास्ट जब सब में 1 + 1 + 1 है, यहाँ पे 1 लिख लो। इससे ज्यादा कोई और तरीका नहीं होगा। तो अब क्या करो, ये टोटल नंबर है 4, पहले वाले एलिमेंट को लो 2, तो यहाँ क्या करो 4C2 लिखो डिवाइडेड बाई जो ये वाला 2 है, तो उसी हिसाब से ये कितना होगा 4C3 डिवाइडेड बाई 1, ये क्या होगा 4C2 डिवाइडेड बाई 2 1 है, तो इसको इंटू करके लिख लो 1 × 1। तो अब इसी को कैलकुलेट कर दो, ये तुम्हारा आएगा 1 प्लस 4C2/2, इसको चेक कर लेना, ऊपर आएगा 6/2, 3 प्लस 4C3/1, 4C3/1 कितना आएगा 4 प्लस 4C2/1 × 1 आएगा कितना 6 प्लस 1, 6 + 1 7, 4 11 3 14 15, सो 15 नंबर ऑफ डिफरेंट इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा। यही होगा तुम्हारा आंसर। मान लो 5 है तो उसी हिसाब से ट्रिक से कैलकुलेट कर लेना। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। अगर मान लो बोर्ड में कोई आता है तो ये वाला जो प्रोसीड्यूर है इसको अडॉप्ट करना सब्जेक्टिव टाइप के लिए। ठीक है, मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो, तुम अगर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है तुम ऐसे भी कर सकते हो, ये तो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, अच्छा अब देखो, इफ ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी कैसे आएगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो अब रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, ए रिलेटेड टू ए, दैट इंप्लाइज ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ये ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये ग्रेटर देन होगा तो भी स्टेटमेंट वैलिड है, इक्वल टू होगा तो भी स्टेटमेंट वैलिड है, और a इक्वल टू a तो क्वाइट ऑब्वियस है, which is true, hence reflexive। अब देखो सिमेट्रिक, के लिए if a related to b, that implies a तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू b है। तो इसका मतलब क्या है, ये जरूरी है कि b भी तुम्हारा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, नहीं, b तो लेस देन भी हो सकता है। तो दैट डज नॉट इम्प्लाई that b is greater than equal to a, that implies हम क्या लिख सकते हैं, b is not related to a, that implies not symmetric। अब देखो ट्रांजिटिव, में क्या है, if a related to b and b related to c, a related to b का मतलब क्या है, a greater than equal to b, b related to c का मतलब क्या है, b greater than equal to c। तब तो ये क्लियर है, मान लो इक्वल भी है तो a इक्वल टू c होगा, अगर ग्रेटर देन है
तो ग्रेटर देन ही होगा, किसी भी हालत में ए सी से लेस देन नहीं हो सकता। तो दैट इंप्लाइज हम लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो इसका मतलब क्या है, ए रिलेटेड टू सी हो गया। दैट इंप्लाइज ट्रांजिटिव है। अब देखो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सॉरी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। इक्विवेलेंस तो नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, यही वाला तुम्हारा जो ऑप्शन है बी वाला ऑप्शन, ये सही है। अच्छा, ये एक एग्जांपल दिया है, हमें चेक करना होगा कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव इनमें से क्या है। अच्छा, पहले ये देखो 1 1 2 2 3 3, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए 1 2 है बट 2 1 नहीं है, 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक होगा क्या, नहीं होगा। अब ये देखो ट्रांजिटिव के लिए 1 2 है, 2 3 है, मतलब ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी। अब क्या ए रिलेटेड टू सी है, हाँ है, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, बट सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये ट्रू। रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव गलत। सिमेट्रिक तो तीनों में तो किसी में भी नहीं दिया है, तो जो सबसे ज्यादा करेक्ट है, कौन सबसे ज्यादा करेक्ट है, ए रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के बारे में दिया नहीं, तो ये वाला जो हमारा आंसर है ये तुम्हारा सही होगा। ठीक है, ओके। तो अच्छा, चलो ये क्वेश्चन देखो, द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द बाइनरी ऑपरेशन defined on q minus 0 as this much। so आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या है, मान लो कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब a, कोई भी एक एलिमेंट अगर a है तो उसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट से ऑपरेशन करेंगे तो a ही निकलेगा। मान लो जैसे कि तुम्हें मल्टीप्लिकेशन पता है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है मल्टीप्लिकेशन में। so if we will do multiplication operation of any number with 1, the same number will be the output। if you will try to check additive identity, then additive identity is 0, because if we will add 0 with any number, then the same number will be the output, that is called as the identity। now for this operation, let's say the identity element is e। so if a is operated with the identity element and the resultant is a, then this will be called as your identity element। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया गया है, a ऑपरेशन b इज इक्वल टू ए बी बाई टू। ए बी के साथ कोई भी ऑपरेशन होता है तो ए बी बाई टू सॉरी रिजल्ट में आता है। तो अब ये देखो, मान लो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, तो ए ऑपरेशन ई क्या आ जाएगा, ए ई बाई टू। एंड आइडेंटिटी एलिमेंट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ए ऑपरेशन ई, मुझे वही नंबर ए आना चाहिए, तो इसका मतलब ए ई बाई टू इज इक्वल टू ए। तो यहां से मुझे ई कितना मिलेगा, ई इज इक्वल टू 2 मिलेगा। तो ये है मेरा आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, इफ द सेट A contains 5 elements and set B contains 6 elements, then number of 1 1 and onto mapping from A to B। अच्छा, मान लो ये है तुम्हारा सेट A, ये है तुम्हारा सेट B। तो यहाँ पे 5 एलिमेंट है, कोई भी तुम्हारा 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे तुम्हारा 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। मान लो मैं एक के साथ एक का मैपिंग करता हूं, तो ये 5 एलिमेंट मैपिंग में आ जाएगा, और एक एलिमेंट इन द कोडोमेन विल रिमेन वैकेंट और विल रिमेन अनमैप्ड। ठीक है, तो देन नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑनटू मैपिंग, 1 1 तो ये शायद हो सकता है, लेकिन 1 1 एंड ऑनटू मतलब ऑनटू का भी नहीं होगा,
नॉट ऑन टू। क्यों? अगर ये 1 1 हो गया तो कोई भी एक एलिमेंट इसमें खाली रह जाएगा, अनमैप्ड रह जाएगा। तो इसीलिए आंसर कितना होगा? नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग नन ऑफ दिस। ठीक है, तो 0 होगा आंसर बेसिकली। अच्छा, लेट ए एक सेट है 1 2 3 अप टू n। तो अब ये देखो ए कोई भी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 अप टू n। अच्छा, ये है तुम्हारा ए, ये है तुम्हारा बी। बी सेट में कितने एलिमेंट है ना? ए बी। तो ए से बी तक मैपिंग हो रहा है। नंबर ऑफ सर्जेक्शन, सर्जेक्शन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑनटू मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम ए टू बी नंबर ऑफ ऑनटू मैपिंग कितना हो सकता है, कितना नंबर ऑफ ऑनटू मैपिंग हो सकता है। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक डाटा दे रहा हूं, तुम ये फॉर्मूला सब याद रख लेना। ठीक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए मान लो कोई भी एक सेट है एक्स, एक्स में कितने एलिमेंट है? एन एलिमेंट है, और वाई में आर एलिमेंट है। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज एन, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज आर, और मैपिंग हो रहा है एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा ना? आर टू द पावर एन। टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितना होगा ना? यही है इसका फॉर्मूला, इफ आर ग्रेटर देन एन और इफ आर लेस देन एन। अभी अभी हमने जो देखा प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में आर लेस देन एन था, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या है ना तुम्हारा, तो ऑन टू, सॉरी वन वन तो हो सकता है, ऑन टू, ऑन टू, वहां पे ऑन टू था क्वेश्चन, सॉरी। अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। अब ये देखो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन क्या है? आर लेस देन एन है। अब तुम देखो आर का मतलब क्या है? ये वाला जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन एन है। हाँ, लेस देन एन है। तो आर लेस देन एन है तो ये पहले वाला फॉर्मूला हम डालेंगे। आर यहाँ पे क्या है? कोडोमेन में कितना एलिमेंट है? इस क्वेश्चन के हिसाब से कोडोमेन में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। तो यहाँ पे आर, यहाँ पे एन। तो अब क्या करो फॉर्मूला के हिसाब से, आर टू द पावर एन माइनस आर सी वन, मतलब 2c1, 2 माइनस 1 टू द पावर एन, minus 2c1, 2 minus 1 to the power n, plus 2c2, 2 minus 2 to the power n, plus 2c2, 2 minus 2 to the power n। यहाँ पे अगर एक जीरो आ जाता है जब, तब छोड़ दो। तो अब ये क्या हो गया तुम्हारा? 2 to the power n, 2c1 is 2, 2 to the power n minus 2, 2 to the power n minus 2 मतलब यही है। तो यही है तुम्हारा ऑन टू, नंबर ऑफ सर्जेक्शंस मतलब नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग कितना है? तो ऑन टू मैपिंग है 2 to the power n minus 2। यही होगा तुम्हारा आंसर। और वीडियो को पॉज करके मैंने जो भी दिखाया इसको सब नोट कर लो, नोट करके याद कर लेना। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा, वन वन फंक्शन कितना होगा, मेनी वन फंक्शन कितना होगा, और कांस्टेंट फंक्शन कितना होगा। तो ये सब याद कर लेना, ठीक है। और ये एक बस मैंने बच्चों को जब क्लास में पढ़ा रहा था तो वहीं से ये 2 स्लाइड कॉपी किया है। तो ये मैंने उन्हें बस एक क्वेश्चन दिया था कि कैलकुलेट करो कितना, तुम ये बस ट्राई कर लेना। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखो, लेट एफ इज ए रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो एफ इज 1 1 ऑन टू होगा या नहीं होगा? तो जैसा कि तुम्हें पता है एफ ऑफ एक्स क्या होगा? 1/x होगा। और तुम्हें पता है यहाँ पर डोमेन में x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है यहाँ पर तो रियल नंबर डोमेन में लिया गया है। सो एफ ऑफ 0 तो डोमेन में तो आएगा, तो ये अनडिफाइंड हो गया। तो फंक्शन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या है? डोमेन में कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं रहना चाहिए, और डोमेन में सारे एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए कोडोमेन में। तो इस पे जीरो का तो कोई भी इमेज नहीं है कोडोमेन में। सो क्योंकि जीरो डू नॉट हैव ए इमेज इन द डोमेन, सो हेंस इट इज नॉट ए फंक्शन। सो हम क्या लिख सकते हैं? नॉट ए फंक्शन। और ऑप्शन के हिसाब से फंक्शन इज नॉट डिफाइंड हम बोल सकते हैं। अच्छा, ये देखो फंक्शन एफ दो जी दोनों आर टू आर है, तो हमें कंपोजिट फंक्शन GOF निकालना है। तो GOF टू बी डिफाइंड हमें क्या लिखना, कंडीशन क्या है?
रेंज ऑफ एफ मस्ट बी ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। तो रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, तो ये सारा तो सेम टू सेम है, तो डायरेक्टली हम प्रोसीड करेंगे। तो कंडीशन सेटिस्फाई है, मतलब जीओएफ एग्जिस्ट करेगा। अगर जीओएफ एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स कितना है, 3x² -5। अब ये देखो, g of x है x by x² plus 1। g of tiger, if tiger is in the domain, then g of tiger will be tiger by tiger square plus 1। g of this much will be this much, 3x² -5 by 3x² -5 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसका होल स्क्वायर निकाल के सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा 3x² -5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना आएगा 9x⁴ प्लस 25 माइनस 30x² प्लस 1। तो अब यहीं से 3x² प्लस 5 बाई 9x⁴ माइनस 30x² प्लस 25 प्लस 1, ये होगा तुम्हारा आंसर। कौन सा बिट सही है, प्लस 9x⁴ माइनस 30x², तो ऑप्शन ए इज राइट। अच्छा, which of the following functions from z to z are bijection? तो बाइजेक्शन मतलब 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए। अच्छा, ये तुम देखो, बाइजेक्शन के लिए 1 1 और ऑन 2, लेकिन मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है, मैपिंग फ्रॉम जेड टू जेड। तो अगर प्रैक्टिस अच्छा है तो तुम देख के बोल सकते हो। अगर तुम बिगिनर हो, सारे फंक्शन के लिए चेक कर लो एक बार। सारे फंक्शन के लिए अगर मान लो, अगर एक बार मैं चेक कर लेता हूं, तो बीट ए एफ एक्स क्या है, एक्स क्यू। तो 1 1 के लिए, 1 1 के लिए मान लो मैं ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू का चेक करता हूं, तो 1 1 का हम क्या, फर्स्ट हम क्या लेंगे, x1 x2 बिलोंग्स टू z, तो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 में क्विकली लिख रहा हूँ, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से समझा रहा हूँ, इसीलिए डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ। डिटेल में पहले लिखा है क्वेश्चंस में, अगर ये सब्जेक्टिव में आता है तो लिखने की जो पैटर्न है वहीं से कॉपी कर लेना। So you will write here x1, let x1 x2 are two arbitrary elements belongs to z such that f of x1 is equal to f of x2। अब यहाँ से क्या लिखो, x1 और q is equal to x2 और q, so that implies x1 is equal to x2। तो ये 1 1 तो होगा ही। अब on 2 के लिए चेक करते हैं। on 2 के लिए क्या होगा, let y is equal to xq। अब तुम देखो x क्या आएगा तुम्हारा, y टू द पावर 1 बाई क्यू, और मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है, z टू z, z टू z मतलब सारे इंटीजर से इंटीजर तक। तो तुम ये देखो, y मान लो मैंने एक ऐसा वैल्यू लेता हूं जिसका क्यूब रूट 1/3 और पावर 1/3 और क्यूब रूट इंटीजर नहीं होगा। मान लो एक एग्जांपल देता हूं, y इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 7, इसका जो भी क्यूब रूट होगा वो तो इंटीजर नहीं होगा, तो मतलब y इज इक्वल टू 7 डू नॉट हैव ए प्री इमेज, do not have a pre-image। मान लो मैं यहाँ पे इंटीजर मतलब 7 है, तो 7 का प्री इमेज कितना होगा, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा कोई इंटीजर नहीं है जिसका क्यूब हमें 7 देगा। तो जो भी होगा वो रियल नंबर पे आएगा, बट यहाँ पे मैपिंग है जेड टू जेड, तो नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। अब बी का चेक कर लो, पहले हम 1 1 के लिए चेक करते हैं। 1 1 के लिए f of x1 is equal to f of x2, f of x1 is equal to f of x2। अब यहाँ से क्या देखो, x1 plus 2 is equal to x2 plus 2, तो x1 is equal to x2। तो क्या ये 1 1 है, हाँ 1 1 है। अब देखो ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए क्या होगा ना, y is equal to x plus 2, y is equal to x plus 2,
implies x is equal to y minus 2। तो तुम y मतलब इस z में जो भी एलिमेंट ले लो उसे 2 हटाकर इसका प्री इमेज निकाल लेना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू z देयर एग्जिस्ट, इस सिंबल को देयर एग्जिस्ट बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट इट्स प्री इमेज। सो हेंस ऑन टू, तो 1 1 ऑन टू मतलब बाइजेक्शन, तो आंसर होगा तुम्हारा ये वाला बी। मान लो अगर मुझे सी करना होता, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, तो सी के लिए मैं 1 1 कैसे निकालता, चेक कर लेते हैं। 2x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 2, तो x1 इज इक्वल टू x2 होगा यहाँ से, हाँ होगा, तो 1 1 है। और ऑन टू के लिए जब हम देखेंगे y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, अब ये देखो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y प्लस 1/2। तो इसका मतलब क्या, सारे वैल्यू ऑफ y के लिए ये पहले एक x एग्जिस्ट करेगा। मान लो मैं y का वैल्यू 4 ले लेता हूँ, मान लो मैं y का वैल्यू 4 ले लेता हूँ, तो 4 प्लस 1/2 मतलब 5/2 तो 2.5 होगा, लेकिन x तो 2.5 नहीं हो सकता ना, क्योंकि x भी मेरा z है। तो we can write y is equal to 5, that implies, or y is equal to 5 do not have any pre-image, do not have a pre-image। so इसका मतलब क्या हुआ ना, not on to, not on to। अब एक बाकी रहा, माना कि आंसर नहीं है क्योंकि हमें आंसर तो मिल चुका है, फिर भी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मैं करके दिखा देता हूं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू फोर्थ बिट जो है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। पहले हम ऑन टू का चेक कर, 1 1 का चेक करेंगे। 1 1 मतलब एफ ऑफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2, एफ ऑफ एक्स 2, तो x1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ ना, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, तो ये 1 1 ही नहीं है, क्योंकि दो वैल्यू x1 इज इक्वल टू x2 नहीं आ रहा है। अब ऑन टू का चेक कर लेते हैं। ऑन टू के लिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x हम अगर निकाल लेते हैं तो x इज इक्वल टू y, तो ये 1 1 नहीं आ रहा है तो बाइजेक्शन नहीं होगा, तो ये ऑटोमेटिकली ऑप्शन से डिस्कार्ड हो गया, बट फिर भी प्लस माइनस y माइनस 1। तो क्या ये सारे वैल्यूज ऑफ y के लिए और सारे वैल्यूज, सारे इंटीजर वैल्यू ऑफ y के लिए x डिफाइन है? नहीं है, क्योंकि मान लो मैं अगर ले लेता हूँ y अगर ग्रेटर देन 1 है तो डिफाइन होगा, y अगर लेस देन 1 हो गया, और y लेस देन और y लेस देन 1, x is not defined, x is not defined। मान लो कोई भी एक वैल्यू ले लो, y इज इक्वल टू 0, चलो y इज इक्वल टू 0 पुट कर लो, तो उसका तो प्री इमेज नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि 0 माइनस 1 इज माइनस 1 और माइनस 1 का रूट ओवर नहीं निकलेगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन कॉम्प्लेक्स डोमेन में आएगा, बट यहाँ पर z टू z में नहीं आएगा, x इज नॉट डिफाइंड, राइट, सो नॉट ऑन टू, सो नॉट ऑन टू। चलो, mapping from R to R, fx is equal to x cube plus 5, then find f inverse x, then find f inverse x। देखो क्योंकि ये चारों ऑप्शन दिया गया है तो इसीलिए हमें मान के चलना पड़ेगा कि ये एक बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन है मतलब ये 1 1 ऑन 2 है, हमें ये मान के चलना पड़ेगा, बिकॉज लुकिंग एट द 4 ऑप्शंस मीन्स हमें इन चारों ऑप्शन में से किसी एक को तो चूज करना ही पड़ेगा। और पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जेड टू जेड में एक्स क्यू क्या है तुम्हारा, 1 1 ऑन 2 नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पर रियल नंबर टू रियल नंबर पे ये 1 1 ऑन 2 होगा ही होगा। क्यों होगा, मैं अगर जरूर तो यहाँ पे बता देता हूँ।
1 1 के लिए चेक करो। 1 1 के लिए क्या होगा, x1 क्यू उस प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से x2 क्यू प्लस 5, तो x1 इज इक्वल टू x2। सो ये तो तुम्हारा 1 1 हो गया। अब ऑन टू के लिए चेक करो। ऑन टू के लिए y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 5, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 5 है, तो ये x हमें यहाँ से मिलेगा कितना, y माइनस 5 टू द पावर 1/3। सो y तुम कुछ भी ले लो और ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये वैल्यू तो इवेलुएट होगा। मान लो यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट हो जाता तो ये इवेलुएट नहीं हो सकता, बट क्यूब रूट तो सारे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो सभी का क्यूब रूट तो हम निकाल सकते हैं। तो ये और x क्या है, क्योंकि x रियल नंबर में है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट ए कॉरेस्पॉन्डिंग x रियल नंबर में होना चाहिए, तो हेंस ऑन टू। तो ये तो 1 1 ऑन टू हो गया। अब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स निकालने के लिए क्या है ना, तुम ये करो y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 5 ले लो, तो x यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y माइनस 5 टू द पावर 1/3। और क्योंकि y इज इक्वल टू एफ एक्स हमने लिए हैं, तो x क्या है तुम्हारा, f इनवर्स y। तो ये जो x हमें मिला दैट इज नथिंग बट f इनवर्स y, which is your y minus 5 to the power 1/3। समझ में आ रहा होगा। तो अब x में इनवर्स पूछा है तो डाल दो f इनवर्स x y के जगह पे x डाल दो, x माइनस 5 होल टू द पावर 1/3। x माइनस 5 होल टू द पावर 1/3 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। ठीक है। अच्छा, f is a function from a to b and g is a function from b to c। देखो ये कंपोजिट फंक्शन टाइप का क्वेश्चन है, ये तो एक डेफिनेशन फ्रॉम डेफिनेशन ये क्वेश्चन आता है, फिर भी a b c। तो पहला f is a function from a to b, ये फंक्शन हुआ तुम्हारा a to b। दूसरा g is a function from b to c, तो एक कंपोजिट फंक्शन गॉफ का आ गया। तो अब जो गॉफ का जो इनवर्स होगा और GOF का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, F इनवर्स ऑफ G इनवर्स, मतलब इस साइड से जाएगा F इनवर्स ऑफ G इनवर्स। ये बस तुम्हें इसको तुम वेरीफाई कर सकते हो कोई भी एग्जांपल लेके, खुद करना, बट इसको एज ए फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। A to B और G B to C होना चाहिए, तब तो ये गॉफ होगा ना। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन में है आर फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस, ये 3/5 क्यों आर से माइनस किया गया है, क्योंकि एक्स की जगह पे अगर तुम 3/2 डाल दे 3/5 डाल दोगे तो ये नीचे वाला पोर्शन जो है वो 0 हो जाएगा और एफ एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसीलिए 3/5 डोमेन में नहीं है। देन एफ इनवर्स एक्स और ऑल दोज। अच्छा, एफ इनवर्स एक्स को पहले देखते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2/5x माइनस 3, तो y यहाँ से हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2/5x माइनस 3। तो इसी को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स yx माइनस 3y। और हमें क्या करना है ना, x निकालना है क्योंकि हमें इनवर्स अब निकाल रहे हैं। तो x क्या होगा यहाँ से, x 3 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3y माइनस 2। तो यहीं से हमें क्या मिलेगा ना, x इज इक्वल टू 3y प्लस 2/5y माइनस 3। यही है तुम्हारा f इनवर्स y। f इनवर्स y क्या है, 3y प्लस 2/5y माइनस 3।
तो एफ इनवर्स एक्स हम क्या लिख सकते हैं ना, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 3y सॉरी 3x प्लस 2 बाई 5x माइनस 3। और यही तो हमें दिया गया था ना एफ ऑफ एक्स, विच इज योर एफ ऑफ एक्स। तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हो गया तुम्हारा आंसर। अच्छा अब देखो एफ यही है, इफ एक्स इज रेशनल, तो हमें एफ ऑफ एक्स निकालना है। एफ ऑफ एक्स, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स। मान लो मैं ये पहले लेता हूं, एक्स तुम्हारा रेशनल है, तो इफ एक्स इज रेशनल, इफ एक्स इज रेशनल, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स तो रेशनल है, तो एफ ऑफ एक्स मतलब यह आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, तो क्योंकि एक्स रेशनल है तो ये हो गया तुम्हारा एक्स। और अब मान लो इफ एक्स इज इरेशनल, इफ एक्स इज इरेशनल, अब चेक कर लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्योंकि एक्स इरेशनल है तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह पे 1 माइनस एक्स देंगे, क्योंकि 1 माइनस एक्स इफ एक्स इज इरेशनल। अच्छा 1 माइनस एक्स, अब ये एफ ऑफ 1 माइनस एक्स आ गया, तो अगर एफ ऑफ 1 माइनस एक्स आ गया, एफ ऑफ एक्स क्या है, 1 माइनस एक्स इफ एक्स इज इरेशनल। अच्छा, और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स क्या होगा ना, 1 माइनस एक्स की जगह पे डाल दो 1 माइनस एक्स, तो अब ये फाइनली एक्स आ जाएगा। तो तुम्हारा यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स, तो फाइनली हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, इसी फंक्शन का रेंज निकालना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, देन व्हाट इज द रेंज। कोडोमेन तो है रियल नंबर, पर रेंज, मान लो मैं रेंज एफ ऑफ एक्स को लिख लेता हूं y। तो अब हमें इसी एक्सप्रेशन में से x का वैल्यू क्या है, 2 टू इंफिनिटी है, और y का रेंज क्या है, और y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है ये कोडोमेन में से, वही हमें y का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए प्रोसीड्योर तो सिंपल है, y पहले x निकालना है, बट उससे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। मान लो कोई भी एक एक्सप्रेशन को तुम सिंप्लीफाई करना चाहते हो, तो एक्स स्क्वायर और x इसी का कंबाइंड टर्म देखोगे, तो तुम्हें इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की दिमाग में आना चाहिए। तो मतलब +4 और यहाँ पे डाल देते हैं, और बाकी है +1, तो इसी को हम लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर +1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा ना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 1। तो अब x माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 1 का रूट ओवर प्लस माइनस। अब यहाँ से क्या करो, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस y माइनस 1 का रूट ओवर ले लो, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, मान लो यहाँ पे क्योंकि x का वैल्यू जो है वो 2 टू इंफिनिटी के बीच में आएगा, 2 टू इंफिनिटी के बीच में आएगा, तो इसीलिए हम नेगेटिव साइन को अवॉइड कर लेंगे, क्योंकि अगर हम नेगेटिव साइन लेते हैं तो देयर इज ए चांस कि x का वैल्यू 2 से नीचे आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई माइनस 1। तो अब हमें बस y का वैल्यू निकालना है, और y का वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, y का कंडीशन तो यही होगा, तो अब y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो y का चाहे कुछ भी वैल्यू लो, बट वो y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो अब इसका रेंज क्या है, 1 टू इंफिनिटी, मतलब कोडोमेन में से 1 टू इंफिनिटी तक इसका रेंज है, बाकी सब बस ऐसे ही रहेगा, इसका कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, तो हमें यहाँ पे ये जो एफ एक्स दिया है, जी एफ एक्स दिया है,
तो हमें GOF निकालना है, ठीक है। GOF ऑफ किसका, ना 3/2 का। एफ में GOF ऑफ 3/2 हमें निकालना है, ठीक है। तो GOF ऑफ 3/2, अच्छा ये क्या होगा ना, G ऑफ F ऑफ 3/2। तुम ये देखो कि कोई भी कंपोजिट फंक्शन G ऑफ F एग्जिस्ट करने के लिए हमें क्या होगा ना, G ऑफ F जो है उसका जो F का जो रेंज होगा वो G का कोडोमेन होगा। और क्या है, सॉरी, इसका जो रेंज होगा ये G का, आई मेड अ मिस्टेक, रेंज ऑफ F मस्ट बी ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G। और तुम देखो ये जो GOF फंक्शन होगा ये मैपिंग कहाँ से कहाँ तक होगा, F तो इनपुट में होगा, तो N से, क्योंकि GOF मतलब G ऑफ F ऑफ F, इसका मतलब N से ये जाएगा कहाँ तक, आउटर फंक्शन है G, तो N से R तक जाएगा। तो अब ये देखो G ऑफ F ऑफ 3/2 मान लो मैंने लिख लिया, तो इसका इनपुट आएगा 3/2। जैसे कि ये जो n है ये तो 3/2 तो n में नहीं आता है, नेचुरल नंबर में 3/2 नहीं आता है, तो ये f ऑफ 3/2 कैसे ऑपरेट होगा, ठीक है। ये f ऑफ 3/2 कैसे ऑपरेट होगा, क्योंकि मान लो मैं अगर कंपोजिट फंक्शन GOF देखता हूँ, पहले मेरा f एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद मेरा g एग्जीक्यूट होगा। और ये जो तुम्हारा f है वो कहाँ से कहाँ तक है, नेचुरल नंबर से रियल नंबर है। ये क्या है, सॉरी, ये है तुम्हारा इंटरनल फंक्शन, पहले ऑपरेट होगा तुम्हारा f, जो कि तुम्हारा नेचुरल नंबर से रियल नंबर होगा। और ये तुम्हारा क्या है, रियल नंबर, मतलब यहीं पे हमारा q आ जाएगा, क्योंकि इसका जो डोमेन होगा ये q आएगा। तो q से तुम्हारा कहाँ तक जाएगा, r तक। तो मेरा मतलब है GOF n से r तक डिफाइन होगा ही होगा। ये हो गया तुम्हारा कंपोजिट नंबर। मान लो मैं यहाँ पे एक 3/2 ले लेता हूँ, तो ये पहले प्रोसेस होके यहाँ देना चाहिए, और इसका जो वैल्यू आएगा वो इस फंक्शन के हिसाब से प्रोसेस होके यहाँ आना चाहिए। तो क्या 3/2 नेचुरल नंबर में है, ऑफ कोर्स नहीं है, नेचुरल नंबर में तो 3/2 नहीं है। तो क्या ये इस वैल्यू दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर्स को ही प्रोसेस करने वाला है। तो इसका मतलब है नॉन ऑफ दिस, आंसर है नॉन ऑफ दिस। अच्छा अब ये देखो, रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय एफ ऑफ -1। तो पहले क्या क्या करो, एफ ऑफ -1 मतलब x का वैल्यू जो है वो 1 से छोटा है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, 3 ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ 2 के मतलब x इज इक्वल टू 2, तो x स्क्वायर है फंक्शन, तो 2 का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ 4, तो ये वाला फंक्शन है, तो 2 इंटू 4, ठीक है। अच्छा 2 इंटू 4, अब ये फाइनली क्या आ गया, -3 +4 प्लस 8, ठीक है। तो फाइनली ये आ गया 8 प्लस, तो फाइनली ये 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो f इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू tan x, तो y इज इक्वल टू tan x, तो x क्या हो जाएगा तुम्हारा, tan इनवर्स y, तो इनवर्स के हिसाब से यही तो है f इनवर्स y, f इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स y। तो अगर हम f इनवर्स x लिखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। अब क्या हमें पूछा गया है, f इनवर्स 1, तो f इनवर्स 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू कितना, tan का कौन सा वैल्यू 1 है, 5/4, तो तुम्हारा जो आंसर है ये है
5/4। ठीक है,